Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Subtle. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा, मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसका एनसीईआरटी डिकोड यहाँ करने वाली हूँ। हो सकता है ये चैप्टर आपने पहले कभी पढ़ा हो। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पर्टिकुलर सेशन में बाकायदा सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी यहाँ पर डिकोड करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी का रोल आप सबको पता होगा। एनसीईआरटी हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर लेक्चर्स या शॉर्ट नोट्स आपके पास ऑलरेडी, मेरे वीडियो से हो सकता है आपने कभी बायोटेक पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, तो कुल मिला के आज मैं इस सेशन में, इस एपिसोड में प्योर एनसीईआरटी डिस्कशन इस पर्टिकुलर चैप्टर का करने वाली हूँ। ठीक है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूँ, जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें अपने बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए बच्चे आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग एम्स मिल जाएंगे। तो फटाफट से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में जो सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वो मैं अपने आज के सेशन में शुरुआत कर रही हूँ। तो सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लें, मैं प्योर एनसीईआरटी ही यहाँ पर आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग एनसीईआरटी ओपन कर लो। दिस इज द चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये हम शुरू करेंगे। तो देखो, शुरुआत का जो पैराग्राफ है, दिस इज़ द वेरी सिंपल वन, न्यूज़पेपर रीडिंग है। जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं अलग से आपको हाईलाइट करवा के लिखने के लिए बोल दूंगी। एनसीईआरटी में ही मैं अलग से हाईलाइट करवाती जाऊंगी। एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स रेडी होते जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ली होगी, तो आप इसमें देखो, सबसे पहले ये दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो टेक्निक है, it deals with technique of using the live organism or enzymes from organism। हम ऑर्गेनिज्म से लाइव एंजाइम्स या ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट या ऐसे प्रोसेस तैयार करते हैं जो कि हमारे लिए, यानी कि वी द ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दही का बनना, उसमें भी एक बैक्टीरिया का रोल होता है। ब्रेड के अंदर भी, वाइन के अंदर भी, क्योंकि इन सब में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना, ब्रेड बनाने में, वाइन के अंदर। तो ये सब जो है माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, इसको भी आप एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हैं। ऐसे ही देखो, इट इज़ यूज्ड एज इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। तो इन प्रोसेस को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आप बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जब पढ़ाऊंगी तो हम बात करेंगे बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। तो उनको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बहुत अदर प्रोसेस और टेक्निक है, जैसे कि आप लोगों ने रिप्रोडक्शन यूनिट जब पढ़ी होगी, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा। जिन कपल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, फीमेल की बॉडी में या तो अगर सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, या मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर ही करवा देते हैं और फिर उसको मदर में या फिर सरोगेट मदर के वॉर्म के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैट इज़ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है ना, फर्टिलाइजेशन ही बाहर करा दिया। सपोज करो कोई फीमेल है जिसमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो हम डोनर से ओवम लेते हैं, स्पर्म का फ्यूजन बाहर ही कराएंगे और फिर उसको डालेंगे। अगर कोई मेल है जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है, तो हम स्पर्म किसी से ले लेंगे, बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सपोज करो फीमेल में भी कोई दिक्कत नहीं है ओवम प्रोडक्शन की, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर बेबी को रखने के लिए तो सूटेबल एनवायरनमेंट है, लेकिन दिक्कत है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल की बॉडी में सूटेबल एनवायरमेंटल है ही नहीं, मान लो कंडीशंस सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो हम वो फेवरेबल कंडीशन बाहर प्रोवाइड करेंगे, फर्टिलाइजेशन बाहर देंगे, मदर से ओवम लेंगे, फादर का स्पर्म लेंगे, बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फिर अपन ने पढ़ा होगा ना गिफ्ट टेक्निक वगैरह सब आपने, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड ऑल, और ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। फिर हम उसको
फीमेल में मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल मदर है या तो उसी में या सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट है ये, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी तो डीएनए वैक्सीन, बहुत सारी बीमारियों को कोई जीन बेकार है उसको करेक्शन में काम में लेता है, डीएनए वैक्सीन, ये सब जो है दे आर द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये तो ठीक है न्यूज़पेपर रीडिंग वाली चीज़, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। वो क्या है? उनके हिसाब से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स या सेल या उसका कोई पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इन्हें आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनकी दी गई डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको पता है एज इट इज हमें याद करनी होती है। डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये है, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। द डेफिनेशन ये आपको यहाँ पर याद करनी है। डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो ये है। ये आपको एज इट इज, डेफिनेशन तो आपको पता है एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दे रखे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो अमंग मैनी 2 कोर टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जन्म को हम मतलब मान सकते हैं, यही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जन्म दाता है। 2 कोर टेक्निक्स हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है बेटा, एक है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये 2 कोर टेक्निक हैं विच गिव बर्थ टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम टूल्स पढ़ेंगे इसमें कुछ, ये देखने के बाद टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हेडिंग बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, तो ये 2 कोर टेक्निक है ना, ये 2 कोर टेक्निक्स हैं दैट गिव बर्थ टू द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं बेटा, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए का केमिकली उसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। टेक्निक देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या टेक्निक है? इट इज टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री, उसका केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए एंड आरएनए, जिससे कि आप उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सके और एंड दस उसका फिनोटाइप जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म का उससे चेंज हो जाएगा। ये काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हो आप? जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि डीएनए आरएनए को केमिकली उसके अंदर चेंज करेंगे, उसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आप उसके फिनोटाइप में बदलाव ला सके। देखो, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री, किसकी केमिस्ट्री? जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को अल्टर करके आप उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से ही तो फिनोटाइप होगा, डीएनए आरएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही उसमें। तो आपने जब उस ऑल्टर्ड केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ये क्या करेगा? ये उसके फिनोटाइप को भी चेंज कर देगा। ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इट इज टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दिस, जिसको इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके उसके फिनोटाइप में बदलाव ला सके। दिस इज द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा जो कोर टेक्निक था ये है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हो आप बेटा? स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करना। स्टेराइल एम्बियंस मतलब
कि कोई दूसरे बैक्टीरिया एंजाइम्स नहीं, उसमें कहीं माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर जाए। जो डिजायर्ड माइक्रोब्स आपको ग्रो कराना है आप वही ग्रो कराओगे। तो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। पता लगा कोई हमारा जो डिजायर्ड माइक्रोब्स उसके साथ कोई और माइक्रोब्स भी जनरेट हो रहा है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे मिलेगा फिर। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, स्टेराइल एम्बियंस यानी कि कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस को मेंटेन करते हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिससे कि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब जो आपको चाहिए ना उसका ही ग्रोथ हो यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी में, जिससे कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने, चाहे वो एंटीबायोटिक्स के बनाने के लिए हो, चाहे वैक्सीन के लिए हो, चाहे एंजाइम्स के लिए हो। तो मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये दो कोर टेक्निक्स हैं। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया, इसमें आप जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को ऑल्टर करके उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में बदलाव ले आएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो टेक्निक था दैट इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें आप स्टेराइल एम्बियंस यानी कि माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री, मतलब कोई दूसरा माइक्रोब उसमें ग्रोथ नहीं करे, कंटामिनेट फ्री होना चाहिए, जिससे कि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, जिससे कि आपका जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे एंजाइम हो, आप उन्हें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें। तो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इसके अंदर होता है। क्लियर हो गया। अब दोनों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, दो कोर टेक्निक जो है प्रिंसिपल के, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है। आई थिंक इन दोनों को तो अब और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से, कि इसमें मैं स्टेराइल फ्री एम्बियंस को डेवलप कर रही हूँ जिससे कि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रो कर पाए। ठीक, अब देखो आगे, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो कैसे क्या होता है। देखो इसमें लिखा है यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको पता है, ठीक है। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसी टाइप के क्लोनिंग बनेंगे, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन और कुछ यूनिट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, हाइब्रिड वगैरह, ये सब इसी वजह से पॉसिबल है, ठीक है। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाने देता है। तो यही इसका एक प्लस पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि वेरिएशंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर जो कि प्लांट्स या एनिमल ब्रीडिंग में यूज किया जाता था, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन अलोंग द डिजायर्ड जीन। अब इसमें क्या होगा, देखो ये रहा द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर की टेक्निक में क्या क्या होगा, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इंक्लूड्स, क्या क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना, क्या है सब डिटेल बढ़ाऊंगी। सबसे पहले क्या क्या टेक्निक इसमें इन्वॉल्व होती है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर का यूज होना। जीन क्लोनिंग क्या है, जीन सब डिटेल पढ़ेंगे, पर आप ये लिख लो टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। ये इस लिमिटेशन को पूरा करती है। पहले क्या होता था, हमारा जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक था ना, उसमें मतलब हमें किसी पर्टिकुलर डिजायरेबल जीन का उसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो साथ में अनडिजायरेबल का भी होता था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की मदद से, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर टेक्निक इन्वॉल्व है, ये इस लिमिटेशन को पूरा करती है। इससे क्या होता है, हम सिर्फ जो आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन, हमें जो डिजायरेबल जीन है हम उसी को आइसोलेट करके उसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में चाहते हुए भी ना चाहते डिजायरेबल के साथ अनडिजायरेबल भी हो रहा था। तो इसमें आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो की मदद से, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर से
आप सिर्फ आपके डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अनडिजायरेबल जीन को आप उसमें विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होता है, इन सबका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखो, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। ये जो पीस ऑफ डीएनए है वुड नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी। ये जो पीस ऑफ डीएनए आपने लिया है, ये प्रोजेनी में अपने आप मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी इसकी नहीं होती, बट जब आप इसे रेसिपिएंट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी करेगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए अब उसका पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बन गया है, और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बन गया तो इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, दैट्स वाई। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वैसे आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, मतलब ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे ही तो अपन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। देखो, इन अ क्रोमोसोम कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे आप ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, मतलब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। Therefore, for the multiplication of alien piece of DNA in an organism, मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी आपने एक पीस ऑफ डीएनए लिया, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन ये जब जीनोम के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट दिस पीस ऑफ डीएनए वुड टू अनेबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल। लेकिन जब आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, तो नाउ इट बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड विच हैव द रेप्लिकेशन एबिलिटी। तो वो यही कह रहा है कि आप ये मल्टीप्लिकेशन इस पीस ऑफ डीएनए का तो नहीं हो सकता, लेकिन जब इसे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बनाने की ज़रूरत है तो द एलियन डीएनए को आप जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर लिंक करेंगे तो एलियन पीस ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट होगा और मल्टीप्लाई होने लग जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसे आप क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए ये कहा जाता है। मैं साइड हट जाती हूँ, मैं एक बार आपको जो स्क्रीन पर है सामने उसका सार समझा देती हूँ। ये तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, ध्यान से देख लो बेटा। प्रिंसिपल ऑफ, मैं एनसीईआरटी का एक शब्द यहाँ आपको समझा रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो 2 कोर टेक्निक्स हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए या आरएनए, उसकी केमिस्ट्री को अल्टर करके आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में बदलाव आ जाएगा, दैट्स इट। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, अब जो डिजायरेबल माइक्रोब आपको चाहिए सिर्फ वही ग्रो करे, उसके साथ ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई कॉन्टामिनेशन हो गया तो कोई अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया और वो भी चल रहा है तो हमारा प्रोडक्ट तो अल्टर हो जाएगा ना। तो यही इसका काम है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, यानी कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस का मेंटेनेंस करना, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ हो यूकैरियोटिक सेल में, जिससे कि आप लार्ज क्वांटिटी में जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे आपके एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, इनका प्रोडक्शन आप कर सके, यानी कि स्टेराइल फ्री एम्बियंस को मेंटेन करना। ये है, ये 2 कोर कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। फिर हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में द टेक्निक के पहले वाला, मैं स्क्रीन के सामने से हट के आपको आराम से आप सुन लो और अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देख लो। ये जो द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें केवल आपको ये बताया गया है भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं। एक है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके ज्यादा एडवांटेजियस है ना एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या एडवांटेज है, तो हमने बात की भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पॉसिबल है जो एसेक्सुअल में नहीं है। दूसरी चीज हमने बात करी कि जो भाई पुरानी जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर था, ये दे रखा है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, जो प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग में जो पहले यूज होता था, उसमें क्या होता था, आप मतलब किसी डिजायरेबल जीन का मल्टीप्लाई करके उसको अगर किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो डिजायरेबल के साथ साथ आपका अनडिजायरेबल जीन भी जा रहा है। लेकिन
अब ये द टेक्निक ऑफ यहाँ से आ गया। लेकिन आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, दैट इज द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। इसने इस ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की जो लिमिटेशन थी उसको ओवरकम किया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि होस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन डालेंगे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये पैराग्राफ समझ में आया। जब ये डू यू नो से यहां तक का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तक का मैं समझा रही हूं। इस पैराग्राफ में ये दे रखा है कि भाई आपको, अगर मुझे नहीं पता, आपको ये पता है कि नहीं पता, कि अगर आप एक पीस ऑफ डीएनए को किसी भी तरीके से आप एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो पीस ऑफ डीएनए जो है ना, ये अपने आप अपनी प्रोजेनी सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती इसकी। अब कैसे होगा ये मल्टीप्लाई? जब तक ये इसको आपको जब तक ये जीनोम ऑफ रेसिपिएंट में इंटीग्रेट ना हो जाए, क्योंकि जीनोम ऑफ इंटीग्रेट हो गया तो इट बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और जिसकी रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा एंड इनहेरिट अलोंग विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, देखो क्यों लिखा, जब इंटीग्रेट हो गया तो दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए, अब जो एलियन पीस ऑफ डीएनए था ये भी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बन गया है, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। अब कैसे ये इंटीग्रेट, तो उसने बताया ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, तो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है भाई रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने में जिसका रोल होता है। तो कह रहा है कि इसीलिए आपको किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए का मल्टीप्लिकेशन अगर करवाना है तो वो एलियन पीस ऑफ डीएनए, तो एज आई टोल्ड यू, ये तो अपने आप मल्टीप्लाई करेगा नहीं ना प्रोजेनी के अंदर, इसे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, वही रेप्लिकेट करके फिर इनहेरिट करेगा। तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के लिए हम क्या करते हैं, इसे जीनोम ऑफ होस्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो यही लिखा है, देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ऑर्गेनिज्म में उसे क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसे आप ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो एलियन डीएनए जो है इट इज लिंक्ड, इस एलियन डीएनए को हम जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना उससे लिंक कराएंगे। तो नाउ अब ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है ये रेप्लिकेट भी करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा होस्ट डीएनए के अंदर। और इसे आप क्या कह रहे हो, अब इसने एलियन डीएनए मल्टीप्लाई कर लिया ना, रेप्लिकेट कर लिया, तो यानी कि अपनी कॉपीज बना रहा है एक तरीके से। इसी को तो आप कहते हैं क्लोनिंग, या फिर कह दीजिए मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। ये कर तो वही रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अपनी कॉपीज बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं क्लोनिंग या फिर मेकिंग द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। यहां तक क्लियर हुआ क्या बच्चों? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? अब ये वाला पैराग्राफ लेटेस्ट नाउ से ये पूरा हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में आनी चाहिए। आपके पास नोट्स बने होंगे, आपने सेशंस लगा रखे होंगे। एनसीईआरटी सिर्फ मैं यहां पर आपको समझा रही हूं इस सेशन में। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो भी डिमांड है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देखो अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे, लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे बनाया जाए। ठीक है, किस पे चर्चा करेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखो क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये किसकी पॉसिबिलिटी से इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एंड कोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड, जैसे कि इसमें दे रखा है। पहले तो ये कैसे होता है ना, मैं आपको इसमें बता दूं। सबसे पहले उसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये क्वेश्चन भी, और ये आपको क्लियर, पहले मैं आपको इस टर्म का मतलब समझा रही हूँ। ये क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इन्हें आप मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। वैसे नाम से क्लियर हो गया होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर्स।
और एक और टर्म कई जगह यूज होगी, वो आगे आएगा तब मैं पढ़ा दूंगी, दैट इज द लाइगेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जैसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं ना, इसे अपन मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। ग्लू का काम क्या होता है? चिपकाने का। तो लाइगेज एंजाइम का काम होता है जोड़ने का, चिपकाने का। सीजर का काम क्या होता है? काटने का। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आपने मॉलिक्यूलर सीजर कहा है ना, ये क्या करता है? द कटिंग ऑफ डीएनए। सीजर तो काटने का ही काम करेगी ना, तो ये डीएनए को कट करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं से भी काट देगा। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसकी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है कि ये उस डीएनए को उस पर्टिकुलर पॉइंट से ही काटता है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सो कॉल्ड कटिंग ऑफ डीएनए पॉसिबल हुआ मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसे आप कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। मतलब कोई भी एक डीएनए है, आपको उसका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए तो आप उसको काट देंगे। काटने के लिए चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें आप कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो कुल मिला के पहला की कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। इट कट ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये इसका काम है। ठीक है, अब आपने एक डीएनए को काट लिया। अब वो जो कट पीस ऑफ डीएनए है, इसको आप प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक्ड कर देंगे। जो कट पीस ऑफ डीएनए है, इसे आपने प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर दिया। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये एज अ वेक्टर एक्ट करेगा। वेक्टर की तरह क्यों? क्योंकि वो जो डीएनए को जो आपने कट करके इसमें डाला है ना, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। इसमें जो पीस ऑफ डीएनए अटैच है ना, इसको ट्रांसफर करने के लिए एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके बारे में समझाया मैंने तुम्हें। बस क्या बताया अभी तक जो पढ़ा कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर, इसे हम कह रहे हैं। इसका काम क्या है? इट कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब वो कट हो गया डीएनए, अब ये जो कट पीस ऑफ डीएनए है, इसे आप प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ देंगे। और अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये एज अ वेक्टर एक्ट करेगा, जिससे कि वो जो कट पीस ऑफ डीएनए जो आपने इसमें जोड़ा है, उसको ट्रांसफर करने के लिए। देखो, द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, और ये जो प्लाज्मिड डीएनए ये एज अ वेक्टर एक्ट करेगा टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए जिससे अटैच हुआ है, उसको ट्रांसफर करने के लिए ये एज अ वेक्टर इस्तेमाल होता है। ये क्लियर हो गया? यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्क्यूटो एज अ वेक्टर है ना, टू ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट। हमारी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपने पढ़ा होगा, मलेरिया एज अ वेक्टर ही तो इस्तेमाल करता है। फीमेल एनोफिल, वो क्या मलेरिया का जो पैरासाइट है वो उसमें आता है, फिर वो हमें काटता है और हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर कर देता है। तो मॉस्क्यूटो एज अ वेक्टर ही तो यूज हो रहा है उस मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसफर करने के लिए। तो वेक्टर का मतलब समझ में आ गया ना, ट्रांसफर करने का काम करेगा ये। तो कैसे ट्रांसफर करता है तो बताया भाई हमने कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है काटने का। तो ये काटेगा डीएनए को, तो जो कट पीस ऑफ डीएनए है, अब ये प्लाज्मिड डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये एज अ वेक्टर ऐड करेगा जो कट पीस ऑफ डीएनए जो इसमें हमने इंटीग्रेट किया है ना, उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो मॉस्क्यूटो का एग्जांपल इसलिए दे रखा है इसमें। ठीक है, देखो उसी तरीके से प्लाज्मिड का यूज होता है एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। इसमें जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है ना, उसको डिलीवर करने के लिए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म प्लाज्मिड डीएनए का यूज होता है एज अ वेक्टर। ठीक, अब देखो इसमें दे रखा है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर। अब प्लाज्मिड वेक्टर है ना, अब मान लो इसके साथ आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंटीग्रेट कर दिया। इट बिकम पॉसिबल कैसे? विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? जोड़ने का। विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड्स। कट डीएनए मॉलिक्यूल को वेक्टर में डालने के लिए मुझे उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो जोड़ने का काम मैंने पहले ही बताया लाइगेज एंजाइम का होता है। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप कहते हैं। ठीक है, और फिर जब इस डीएनए को आप ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर, ठीक है, और अ क्लोजली रिलेटेड सेलमोनेला के अंदर, फिर ये होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करेगा। इट रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो आपके इससे क्या हो गया? मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन गया ई कोलाई में।
कॉपीज का बनना पहले ही बता लिया, इसको क्या कहते हैं हम, क्लोनिंग। क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गया, यानी कि समझ में आ गया। अब मैं बता रही हूँ पूरा राम कहानी का मतलब। क्लोनिंग के बारे में पढ़ लिया ना कि भाई जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है ना वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, आप उसे होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करोगे तो देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है, तो फिर ये अपनी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा, जिसे आपने कह दिया क्लोनिंग। फिर इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया, जिसे आप मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब वो जो डीएनए का स्पेसिफिक कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर प्लाज्मिड डीएनए का इस्तेमाल करते हो आप उस कट पीस ऑफ डीएनए को उसमें इंटीग्रेट करने के लिए, ये एज अ वेक्टर यूज होगा, और जोड़ने के लिए काम करता है लाइगेज एंजाइम, ठीक। और फिर उसके बाद जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मान लो आपने किया ई कोलाई के अंदर, तो फिर अब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, यानी कि क्लोनिंग हो गया। तो यू कैन हैंस इंटरफेयर दैट आपके जेनेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यहां से ही पूरा सार मिला, 3 बेसिक स्टेप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, आप डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे विद डिजायरेबल जीन कि भाई तुम्हें कहाँ से इसको करना है, फिर उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, और फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट, और उसको आप प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल हैव अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या है, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जैसे इसमें दे रखा है की टूल्स जो है इसमें, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, लाइगेज है, वेक्टर है एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या है, डिटेल डिस्कशन आएगा इनका। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। थोड़ा थोड़ा तो अभी तक जितना पड़ा उससे आइडिया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के काम आएगा, पॉलीमरेज का लाइगेज जोड़ने के काम आएगा, वेक्टर ट्रांसफर करने के काम आता है, और वो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये पता है। इतने शब्दों का मतलब तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना उससे क्लियर हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने की तो काम आता था, लाइगेज का काम जोड़ने का था, वेक्टर ट्रांसफर करने के काम आता है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है। तो चलो डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही बता रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। Yeah. 1963 की बात की है कि इन द ईयर 1963 2 एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, इनको आइसोलेट किया गया। एक तो वो थे जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था डीएनए में, दूसरा डीएनए को कट करता था। इनको बाद में कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये HIND2 था, हुज फंक्शनिंग, HIND2 कहाँ से क्या काटता है क्वेश्चन आता है। इसकी जो फंक्शनिंग है ये एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही आइसोलेट करता है, ये बाद में पता गया। इट वॉज फाउंड दैट HIND2 ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होता है, वहां पर ढूंढ के ही वहीं पर काटता है। कहाँ पे काटता है जैसे कि मैं आपको बताऊं, इको R1 का दे रखा है ना, बाद में बता दूंगी, ठीक है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को आप कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। मैंने बताया ना HIND2 ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, मतलब कट करने का ही काम करता है। अब कट कहाँ से करेगा, तो ये एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है कि उसी जगह को ढूंढकर उसी जगह से काटता है। तो जैसे कि इसमें दे रखा है, बिसाइड HIND2 के अलावा बहुत सारे लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक हम आइसोलेट कर सके हैं, ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, जिनके डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस हमें पता है कि ये पर्टिकुलर यहाँ से काटेगा, ये पर्टिकुलर ये यहाँ से काटेगा।
अब इसमें ये नेमिंग से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इको R1 ये दे रखा है ना, इसका नामकरण संस्कार कैसे किया, तो वो बताता है कि भाई इसमें जो फर्स्ट लेटर है दैट इज ई, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड टू लेटर CO इट कम्स फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। समझे? जो पहला लेटर होता है इसमें, जैसे ये इको R1 है ना, इको R1, इसमें फर्स्ट लेटर है, इट इज कम फ्रॉम द, ये जीनस नेम होता है, तो एस्चीरिया, ये सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज, स्पीशीज नेम है, ठीक है, स्पीशीज वेयर दे वर आइसोलेटेड, जिससे ये आइसोलेट किया गया है। आर जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, ये स्ट्रेन नेम होता है। और ये जो रोमन लेटर में जो दे रखा होता है, ये ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड, इट इंडिकेट द ऑर्डर इन विच एंजाइम were isolated from the strain of bacteria, ये याद रखना, ठीक है। ये नामकरण संस्कार का सार लिखा दिया मैंने कि नामकरण संस्कार क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछ रखा है, साल मुझे याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, ठीक है, बट ये पूछा है। तो पहला नाम जो है जीनस नेम होता है, पहला वर्ड, सेकंड दो लेटर स्पीशीज नेम होता है, फिर ये तीसरा स्ट्रेन का नाम है, और जो रोमन लेटर में जो संख्या दी होती है ना, ये ऑर्डर है जिसमें एंजाइम को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देखो अब ये कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इट बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब दो काइंड ऑफ न्यूक्लियस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देता है फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। और एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, ये कट लगाता है एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ये इनके काम है, ठीक है। सिंपल सी चीज देखी, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस दो हैं। एक्सोन्यूक्लियस की मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इट रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है ये कट लगाता है एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, ये इसका काम है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कैसे काम करता है, इंस्पेक्टिंग द लेंथ, डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, फिर इसका एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है कि मैं पर्टिकुलर इसी जगह से कट करेगा। वंस इट फाइंड इट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस, तो ये वहां पे जुड़ेगा और दो स्ट्रैंड को वहां से कट कर देता है स्पेसिफिक पोजीशन से। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। कैसे अभी एग्जांपल से समझा रही हूँ। पैलिंड्रोमिक शब्द का मतलब समझ लो क्या होता है। मैं चाहे इसे ऐसे पढ़ूँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, चाहे ऐसे पढ़ूँ, वन एंड द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल मलयालम, मैडम, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। मैं इसको ऐसे पढ़ूं MALAYALAM तो भी यही आएगा। मैं इसको ऐसे पढ़ूं MALAYALAM तो भी यही आया। दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे ही मैडम देखो, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। मैं ऐसे पढ़ूं MADAM तो भी यही आएगा। मैं इसको ऐसे पढ़ूं MADAM तो भी यही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेटा, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये देखा एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैंने बताया ना एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही कट करता है ये। तो ये इको R1 का दे रखा है, द एंजाइम कट बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट द सेम साइट। इको R1 जो है कौन सा स्पेसिफिक साइट से कट करता है, ये सीक्वेंस देखता है GAATTC। ये जहां पर भी प्रेजेंट होगा तो ये G और A के बीच में से कट करेगा, ऐसे यहां से ये G और A के बीच में से कट करता है। अब देखो ये ना GAATTC और ये इधर से पढ़ो GAATTC, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है।
ई को R1 क्या करेगा, G और A के बीच में से कट करता है, तो ये G और A के बीच में से कट किया, यहाँ पर ये G और A के बीच में से कट किया, है ना, ये फॉरेन दिया था, ये G और A के बीच में से, यहाँ पर भी ये G और A के बीच में से कट करेगा। तो अब आप इसको कट करोगे G और A के बीच में से, तो यहाँ पर AATTC बचेगा, है ना, ये AATTC बचेगा, और यहाँ पर ये सिर्फ G रह गया, ये पूरा AATTC अलग हो गया, ये G रह गया, AATTC अलग हो गया, ये दोनों स्टिकी एंड्स बने, अब ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए, DNA फ्रेगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड, फिर ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाता है। These are the steps in formation of recombinant DNA by the action of restriction EcoR1। क्या था, आप ये NCERT का डायग्राम देखो, मैं दोबारा समझा रही हूँ इस पूरे डायग्राम को, यहाँ से आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। मैं स्क्रीन के सामने से हट रही हूँ जिससे कि आप स्क्रीन पर भी आराम से देख सके, और आप सबके पास अपनी इसकी NCERT की बुक होगी, आप उसको ओपन करके देख लेना। देखो वो क्या कह रहा है बेटा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है ना, रेस्ट्रिक्शन, ये उसको काटेगा लेकिन कहीं से भी नहीं काट देता। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है, ये उसे ढूंढकर उस पर्टिकुलर पोजीशन पर से ही काटता है। फॉर एग्जाम्पल इसने EcoR1 का दे रखा है, एक्शन ऑफ EcoR1। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काटना तो है, काटेगा, इट कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA एट द सेम साइड। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता दिया, दोनों डायरेक्शन में सेम होगा। जैसे कि वेक्टर DNA में आप पहला डायग्राम देखो, ये यहाँ पर वेक्टर DNA लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है GAATTC, ये यहाँ से ऐसे ही GAATTC, आप इसको पढ़ो तो भी यही आएगा, GAATTC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। EcoR1 ये तो वेक्टर DNA है, ये आपका फॉरेन DNA है। EcoR1 GAATTC जहां पर भी लिखेगा इसे, ये G और A के बीच में से काट देता है। अब मैं इसे अगर मान लो G और A, ये है ना, G और A के बीच में से काटूंगी तो ये यहां से कट गया, तो ये वाला पोर्शन आएगा, एक तो AATTC, तो ये रहा AATTC, एक स्टिकी एंड ये बन गया, और ये यहां पर है G और A, तो G रह गया और इधर आएगा AATTC, तो ये G रह गया और रह गया AATTC। अब ये जो दोनों स्टिकी एंड है ना, ये दोनों स्टिकी एंड जो है अब ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए यहाँ पर, ये स्टिकी एंड, DNA फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड, और ये जुड़कर ऐसे रिकॉम्बिनेंट DNA बना लेते हैं। दैट्स इट। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, EcoR1 हमने नामकरण संस्कार कैसे किया तो देख ही लिया, इट कट्स द DNA बिटवीन G and A only when the sequence, कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा बेटा, ये रहा GAATTC, ये G और A के बीच में से काट देगा, इज प्रेजेंट, ये G और A के बीच में से काट देगा, तो ये AATTC बन गया, एक तो AATTC, और इधर की तरफ से ये G और A के बीच में से काटना, तो ये G अलग रह गया और ये AATTC और ये G अलग। अभी दोनों स्टिकी एंड जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, या एज इट इज यहाँ पे जुड़ जाएगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। अब इसमें जो राम कहानी आगे दे रखी है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब समझाया है, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। देखो, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर? ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड, जो चाहे हम इसे ऐसे पढ़ें चाहे ऐसे पढ़े, जैसे मलयालम मैंने ये दिया था ना, आप चाहे ऐसे पढ़ो चाहे आप ऐसे पढ़ो, वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही मैडम है, ऐसे ऐसे सेम होता है, यही इसमें दे रखा है, ठीक है, तो ये दे रखा है। एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोमिक, देयर इज सेम सीक्वेंस, बोथ डायरेक्शन में पढ़ो तो यही, ऐसे DNA सीक्वेंस से दोनों अगर डायरेक्शन में सेम हो तो ये। फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस रीड फ्रॉम द 5:3 डायरेक्शन, चाहे 3:5, देखो ना, GAATTC मैं ऐसे पढ़ूंगी तो इसको ऐसे सेम होगा ना, GAATTC, तो दिस इज अ थिंग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो EcoR1 G और A के बीच में से काटता है जहां पर भी वो इस सीक्वेंस को देखता है।
फिर स्टिकी एंड को जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करेगा, दोनों स्टिकी एंड जुड़ेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बट बिटवीन टू सेम बेस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड। इससे आपके स्टिकी एंड बनेंगे ऑन ईच स्ट्रैंड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट दिया ना, स्टिकी एंड्स डेवलप हुआ, अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं अपने काउंटर कट पार्ट के साथ, इसीलिए इसे स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो ये जो स्टिकीनेस है, डीएनए लाइगेज इनको जोड़ने का काम कर देगा, तो जुड़ गया, तो इससे आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, जो कि डिफरेंट जीनोम से आया हुआ है। ये देखो, ये फॉरेन डीएनए था, ये वेक्टर डीएनए है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से काट रहा है। ये काट दिया, इसको काट दिया। अब लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है। तो ये देखो, ये वेक्टर डीएनए की जो खाली जगह थी ना, यहाँ पर मैंने ये फॉरेन डीएनए जोड़ दिया, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। समझ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना? फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया है, तभी तो सेम स्टिकी एंड्स बनाएगा। तो ये कटा, ये कट गया, देखो इन जगहों से, ये यहाँ से काट दिया हमने इसको, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, कट गया। स्टिकी एंड्स हैं, जोड़ने का काम लाइगेज करता है। तो लाइगेज क्या करेगा? फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ देगा। ये फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। दैट्स इट बेटा। यही हुआ ना, मैं डायग्राम में से इरेज कर देती हूँ जिससे कि आप बाद में अच्छे से समझ पाओ। समझ में आ गया ना ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? ये गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे बनता है बता दिया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, स्टिकी एंड्स आए, लाइगेज जोड़ देगा, बस बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द फैक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा, अदरवाइज रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। अलग अलग से काटोगे तो अलग अलग स्टिकी एंड्स होंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें दे रखा है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इसमें बेटा, इसको पढ़ाने से पहले ही बता देती हूँ, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भाई, आप इसका नीट का प्यार देखना, समझ में आ जाएगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तुम तो 5 स्टार मार्क कर लो। रिपीटेड लगभग 7 से 8 बारी क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है। तुम्हें एक अंदाजा तुम्हें मिल जाएगा कि यार 8 बारी क्वेश्चन तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, यानी कि ये तो शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ये स्टेप। दैट इज द सेपरेशन एंड, वर्ड से सिंपल इंग्लिश को हिंदी भी करोगे तो सेपरेट करके आइसोलेट कर रहे हो आप उस डीएनए फ्रेगमेंट को। कैसे करते, क्या करते, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू मल्टीपल। आप इसमें नीट का प्यार लगाना, नीट का प्यार अभी ओपन करके देख लेना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, आपको ये हेडिंग मिल जाएगी, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। आप देख लेना यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आया है, यही नोट्स में ऐड ऑन कर लेना कि इतनी बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो भैया गड़बड़ करना मतलब बिल्कुल हमारी अफोर्डेबल रेंज के बाहर है। ठीक, समझ में आया? चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें दे रखा है, हमें ये तो पढ़ लिया अभी, हमें तो पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के काम आता है। द कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट किससे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो उससे रिजल्ट इन द डीएनए का एक फ्रेगमेंट हमने निकाल लिया ना, रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे? दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड by a technique that is called the gel electrophoresis. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने डीएनए फ्रेगमेंट को कट तो कर लिया, अब इस कट सेगमेंट को आप निकालोगे कैसे, आइसोलेट कैसे करोगे? तो उसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है,
जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को सेपरेट करने के लिए। उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, आप सबको ये पता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो इन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मीडियम में अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड की तरफ आप फोर्सली मूव कराओ इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को। नाउअडेज किस मैट्रिक्स में वो मीडियम क्या है? जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, ये है एगरोज जेल। ये नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और डीएनए फ्रैगमेंट का जो सेपरेशन होता है ना, ये साइज के अनुसार होता है थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगरोज जेल। क्या होता है, जितना छोटा होगा ये उतनी दूर मूव करेगा और जितना बड़ा होगा वो उसके इतने पास होगा वेल्स के। देखो, स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव। लुक एट द फिगर। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना साइज बड़ा है ना, आप देखो इस वेल के उतने पास है, और जितना साइज छोटा है ना उतना उससे दूर जा रहा है। स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, उतना ही ये दूर जाता है। समझ में आया? अब ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट है, आप इन्हें विजुअलाइज कैसे करोगे? तो इस डीएनए को आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट को विजुअलाइज करने के लिए आपको इसे स्टेन करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एथिडियम ब्रोमाइड से। एथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग आप करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड को उसके साथ स्टेन करोगे, फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेड। यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में फिर अब ये जो है आपको विजिबल लाइट में, क्योंकि ये प्योर डीएनए फ्रैगमेंट आपको विजिबल लाइट में नहीं दिखते, आप जब इसको एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर देते हो और फिर जब आप इसे यूवी रेज में देखोगे तो ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट जो है ये विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद ए कंपाउंड जिसे आप कहते हैं एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू यूवी रेड। यू कैन सी, आपको एक कैसे कलर के दिखते हैं ये भी क्वेश्चन रखा। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे डीएनए के इन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। यूवी लाइट में आप देखोगे तो आपके ये डार्क ऑरेंज कलर के बैंड जो है ये दिखाई देते हैं। ये जो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए है यार, आप इन्हें फिर एग्रोस जेल से कट करके उस जेल पीस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस स्टेप को आप कहते हो इल्यूशन। फिर जो डीएनए फ्रैगमेंट है इस तरीके से आप इन्हें प्यूरिफाई करके कंस्ट्रक्शनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन आता है मैं स्क्रीन के सामने से हटके आपको एक एक पॉइंट डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुल मिला के वो बता रहा है सेपरेशन कैसे किया जाता है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो डीएनए फ्रैगमेंट काटे कैसे, तो तुम्हें पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कटिंग ऑफ डीएनए कर दिया हमने बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इससे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बन गए। अब इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को सेपरेट करने का ही टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। हमने कट तो कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, अब इनको सेपरेट करने का ही टेक्निक है, इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को सेपरेट करने का टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएनए फ्रैगमेंट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। आप इसे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड आप इन्हें मूव कराएंगे टुवर्ड्स द एनोड, एक मीडियम के अंदर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ रखा है, वो मीडियम कौन सा है, तो इसमें जो मीडियम जो हम कॉमनली यूज करते हैं ये है एगरोस जेल विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। एक क्वेश्चन ये आ रखा है। ठीक है, जो मीडियम का जो इस्तेमाल करते हैं वो एगरोस जेल है विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, पहला वैरायटी। कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, अब इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को सेपरेट करोगे वाया ए टेक्निक कॉल्ड द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं, तो पहला चीज कि डीएनए पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, तो अंडर द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस
आप उसे एनोड की तरफ मूव कराएंगे मीडियम में। दूसरा वैरायटी मीडियम क्या होता है इसमें, तो एगरोस जेल विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। तीसरा क्वेश्चन कि अब आप डीएनए फ्रेगमेंट को साइज के अनुसार सेपरेट करते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वेल दिख रहे हैं सीव्स। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, डायग्राम में भी दे रखा है और थ्योरेटिकली भी लिख रखा है, आप देखो डायग्राम में, जितना छोटा होगा ये उतना दूर रहेगा और पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा वो उस वेल के, उस सीव के उतने ही पास होगा। ठीक है, फिर डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब ये विजुअलाइज कैसे होगा, तो आप इसे एथिडियम ब्रोमाइड से, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है। सेपरेटेड डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए पहले आपको इसको स्टेन करना पड़ेगा एथिडियम ब्रोमाइड से। फिर आप इसे जब अंडर यूवी रेज देखेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आता है। फिर इल्यूशन क्या होता है आप ये देख लेना बस, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस। और 7 से 8 बारी क्वेश्चन यहाँ से आया है भाई, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट से। तो आई थिंक इसका इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है, वो वेल सीव्स वाला, लार्जर द फ्रैगमेंट द फार्दर इट, द क्लोजर इट मूव, और जितना छोटा होगा स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फॉर्दर इट मूव्स। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल एगरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कि भाई एगरोस जेल स्टेन एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, अंडर यूवी रेज देखेंगे तो डीएनए फ्रैगमेंट ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको दिखाई देते हैं आफ्टर स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड अंडर द यूवी रेज। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें, यहाँ तक मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, इट इज़ अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, नाम तो पता है, वेक्टर मतलब वो ट्रांसफ़र करता है, क्लोनिंग उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनना, क्या कैसे ये डिटेल हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, और ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। क्या है ये सब क्लोनिंग साइट वगैरह, ये सब डिटेल डिस्कशन इसका हम करेंगे, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने लिख लिया था, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये बता रखा है क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले कि प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड क्या आपको पता है, और बैक्टीरियोफेज क्या है ये पता है, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। जो प्लाज्मिड है और बैक्टीरियोफेज है, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल, उसके विदाउट द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब इनकी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन एबिलिटी होती है बैक्टीरियोफेज की और प्लाज्मिड की, यही लिखा है। यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, इनकी मतलब क्रोमोसोम के बिना इनकी मतलब इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनका हाई कॉपी नंबर भी होता है, अभी पढ़ाऊंगी आगे। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी to replicate within the bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। बैक्टीरियोफेजेस का क्योंकि कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल में इनका नंबर ज्यादा है, तो इनका दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। और ये वेरी करता है, जैसे कुछ का बता रहे हैं कि 1 और 2 कॉपीज पर सेल ही है, और कुछ जो है लगभग 15 से 100 कॉपीज पर सेल भी बना देता है, और इससे ज़्यादा भी इनका नंबर हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर इफ़ वी आर एबल, हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम उस बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड ऑफ डीएनए के साथ लिंक कर दें, तो हम जितना उस पर्टिकुलर का कॉपी नंबर होगा हम उसकी उतनी कॉपीज बना सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि भाई प्लाज्मिड, इसलिए तो ये आइडियल क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, इन्हें विदाउट द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और इनके कॉपी नंबर भी मतलब हर एक के अलग अलग है, कुछ के कुछ होते हैं, कुछ के 100 और उससे भी ज़्यादा भी कॉपी नंबर होते हैं। तो अगर आप एलियन पीस ऑफ डीएनए को इस बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड ऑफ डीएनए के साथ इंसर्ट कर देते हो, तो उसका जितना कॉपी नंबर होगा वो उतनी कॉपीज उसकी बना लेगा।
वैक्टर यूज एट प्रेजेंट, अभी जो वैक्टर्स का यूज हम कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफर के लिए हम जिन वैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर इंजीनियर्ड इन सच वे दैट, उनको इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि आप उन्हें फॉरेन डीएनए के साथ इजीली लिंक कर दें एंड सिलेक्शन ऑफ, मतलब रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन आप कर पाए। प्रिंसिपल आर द फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिंग द क्लोनिंग, मतलब किसी वेक्टर में क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब पता है, यहीं से तो रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो उस पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस पर ही अगर आप उसको इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए को, तो रेप्लिकेशन होगा, कितना होगा, उसका जितना कॉपी नंबर होगा उतनी कॉपीज आपको मिल जाएंगी। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है पता है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर आप किसी भी पीस ऑफ डीएनए को आप इस सीक्वेंस पे जोड़ेंगे, व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा विद इन द होस्ट सेल। ये जो सीक्वेंस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर को बनाने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉपीज चाहिए किसी टारगेट डीएनए की, तो आप उसे ऐसे वेक्टर के साथ क्लोन करेंगे जो कि हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। जो जितना कॉपी नंबर जिसका होगा उसकी उतनी ही तो कॉपीज बन जाएंगी। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर इंसर्ट करने का मतलब समझ गए ना, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है। हमने फॉरेन ऑफ डीएनए को अगर उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस पर इंसर्ट कर दिया तो वो रेप्लिकेट करके कॉपीज बना लेगा, और जितनी ज़्यादा कॉपीज चाहिए तो जो जितना ज़्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है वो उतनी कॉपीज बना देगा। अब है कि सिलेक्टेबल मार्कर, इससे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या होगा, इन एडिशन टू द ORI दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेक्टर को एक सिलेक्टेबल मार्कर की भी जरूरत होती है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा वेक्टर को क्या भी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, इंपॉर्टेंट, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करेगा। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को ही परमिट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू पीस ऑफ डीएनए को आप होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरिया में इंक्लूड करेंगे, नॉर्मली जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है उसको, नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होता है, क्लोरमफेनिकोलॉन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर से ई कोलाई के लिए, क्योंकि ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है। नॉर्मली ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। देखो इसमें क्या होता है, क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट कैसे होता है। अब आपको इन ऑर्डर टू आपको सेलिएंट डीएनए को लिंक करना है ना, तो वेक्टर डीएनए की कुछ प्रेफरेबली रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की थी ना, कट करेगा तो पर्टिकुलर सबका एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। जैसे इको R1 का हमने देखा था, G और A के बीच में से काटता है, जहां पर भी उसे वो सीक्वेंस दिख जाता है, तो पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब वो कह रहे हो ये रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट, एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट का प्रेजेंट होना विद इन द वेक्टर, इससे क्या होगा, कई जगहों से काटेगा तो कई सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना, विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, जो कि कॉम्प्लिकेट करेगा जीन क्लोनिंग प्रोसीजर को। फिर आप एलियन डीएनए को लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे, लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं ना रेस्ट्रिक्शन साइट पर प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे कि इसमें दे रखा है BAM-H1 फॉर एग्जाम्पल। You can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline resistant gene in the vector। ये PBR332 का दे रखा है, PBR332, ये एम्पिसिलिन PS1, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अभी जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब इसने ये BAM-H1 का इंसर्शन किया ना आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पर, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो लूज कर देगा। ये देखो
द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। क्यों? ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। लेकिन अभी भी आप इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द टेट्रासाइक्लिन। आप अगर ट्रांसफॉर्मेंट को टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, फिर आप इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दो, देन ट्रांसफर इसको आप फिर बाद में टेट्रासाइक्लिन डाल दो, तो रिकॉम्बिनेंट जो है ना ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तो ग्रो करेगा पर टेट्रासाइक्लिन में तो नहीं कर पाएगा ना अब, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन को तो मॉडिफाई हो गया, अब तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो आप ऐसे इस तरीके से नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पर तो आपने कुछ इंसल्ट कर दिया। देखो वापस से बता रही हूँ, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट विच इज प्रेजेंटेड इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और टेट्रासाइक्लिन। इसमें से किसी एक पर आप इंसल्ट करके आप कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में। कैसे? तो बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए। कहाँ पर? ये बाम H1 साइट पर। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये बाम H1 साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब ये जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, अब आपने यहाँ पर फॉरेन डीएनए रख दिया। देखो, इफ यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बाम H1 साइट पर आप फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं PBR 322 में, तो अब जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर देगा, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया ना, फॉरेन डीएनए को इंसल्ट किया ना, इसलिए तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। देखो, विल लूज द टेट्रा ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। लेकिन अभी भी आप इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे करोगे? आप इसको एक बार एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराओ, एक बार टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कराओ, बट देखो can still be selected out from non-recombinant one by plating the transform on tetracycline, the transform growing on the ampicillin containing medium। और जब जो ट्रांसफॉर्म को आपने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, फिर आप इसे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट होंगे ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में तो ग्रो कर जाएगा, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन। क्यों? लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों में ग्रो कर जाएगा। तो आप इससे पता लगा सकते हो, इन केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, जबकि जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये इनएक्टिवेट हो गया है, इसे आप कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ऐसे आप इंसर्शनल, इंपॉर्टेंट है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो प्रोसीजर है इसके थ्रू आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता कर सकते हैं। इसमें लिखा भी होगा ये, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था ना, तो इस वजह से आपने रिकॉम्बिनेंट को, इज ए कम्बरसम प्रोसीजर, क्योंकि इसमें साइमल्टेनियस दोनों के साथ प्लेटिंग चाहिए होती है। देयरफॉर ऑल्टरनेटिव, अब ऐसा ना करो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी चाहिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी चाहिए, तो देयरफॉर एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर भी डेवलप किया गया है जो कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर देता है। किस बेसिस पर? वो कलर प्रोडक्शन की एबिलिटी की बेसिस पर है। कैसे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है, क्लियर होना चाहिए। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेसिस पर आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। कैसे? प्रोसीजर डिस्कस कर चुकी। इसका एक कम्बरसम प्रोसीजर भी है, क्योंकि इसमें हमें पहले एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में कर रहे हैं, फिर टेट्रासाइक्लिन में कर रहे हैं। तो एक और दूसरा प्रोसीजर है इसको पता करने का, टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेंट। इस बेसिस पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। कोडिंग सीक्वेंस में जब डालते हो तो दिस रिजल्ट इन टू द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन, इनएक्टिवेशन कराएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो प्रोसेस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ये ब्लू कलर अगर प्रोड्यूस करता है इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसल्ट, और अगर इंसल्ट है, प्रेजेंस ऑफ इंसल्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड जीन, तो ये कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो। अगर कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से हुआ है, तो यानी कि आपका रिकॉम्बिनेंट है।
और अगर ब्लू कलर का प्रोड्यूशन कर रहा है तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसल्ट। तो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये भी एक तरीका है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता करने का। ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस फिर इसके बाद वेक्टर फॉर क्लोनिंग, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जीन क्लोनिंग के लिए जो वेक्टर्स है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले आप यहाँ पर एक नज़र दोबारा से मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंपल सी चीज़ बताइए, मैंने यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में ये मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। वो पीबीआर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बाम H1 रीजन वाला वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट पता लगा रहे थे ना इससे अपन, इस तरीके से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा था वो पूरा क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि इसका एक कम्बरसम प्रोसीजर भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसमें तो आपको एक बार टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में ग्रो कराना पड़ेगा, एक बार एम्पिसिलिन में, तो वो कलर प्रोडक्शन का टेक्निक है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में। अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब प्लाज्मिड जो है इन द बैक्टीरिया उसके पास कोई इंसल्ट नहीं है, और अगर कोई कलर का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ इंसल्ट इस वजह से ऐसा हुआ है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है जो आपको क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अब ये वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये आपको पढ़ाऊंगी मैं। मेरा सजेशन इस पर्टिकुलर सीरीज़ को देखने से पहले स्पेसिफिकली बायोटेक चैप्टर में ये रहेगा, आप पहले अपने ईयर लॉन्ग वीडियोस जो मेरे हैं अवेलेबल है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वो देख के फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझना ज़्यादा आसान होगा, अदरवाइज इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ये फर्स्ट बार जो बच्चा बायोटेक पढ़ रहा है उनके लिए सजेस्टेबल नहीं है, उनको समझने में तकलीफ होगी क्योंकि, ठीक है। प्लांट्स के अंदर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और टीआई प्लाज्मिड, बताती हूँ मैं भी। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना बेटा? अब देखो आगे क्या कह रहा है। यू मे हैव सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन कि ट्रांसफर कैसे करें हम जीन को प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस के थ्रू, ठीक है। हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म द यूकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पैथोजन है वैसे तो ये बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, लेकिन हम इसके थ्रू इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड द टीडीएनए को ट्रांसफर कर सकता है नॉर्मल प्लांट सेल को इनटू ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल, जैसे कि हम रिक्वायर्ड केमिकल्स जो हमें चाहिए पैथोजन में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही मतलब प्लांट्स में तो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ऐसे ही एनिमल्स में है रिट्रोवायरस इन एनिमल्स, ये भी हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। तो इसका हम अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। देखो, a better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transfer the tool of, देखो, the tumor inducing TI plasmid जो है of agrobacterium tumifaciens, अब इसको मॉडिफाई किया गया है इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट के लिए, ये यूज़ ऑफ ये मतलब जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हम मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिलीवर करने के लिए बहुत सारे प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर ये क्लोनिंग वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड। ऐसे ही एनिमल्स में रिट्रोवायरस जो है इसको भी इसके जो पैथोजेनिसिटी उससे तो डिसार्म कर दिया, और ये भी हमारे डिज़ायरेबल जीन को एनिमल सेल में डालने के लिए हम रिट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैव बीन लाइगेटेड इनटू ए सूटेबल वेक्टर, ये फिर बैक्टीरियल प्लांट और होस्ट सेल में इसको हम डाल सकते हैं और वहाँ ये मल्टीप्लाई करता है। कुल मिला के इस पूरे पैराग्राफ का जो सार है वो ये है, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेशियंस, इसे हमने मॉडिफाई कर लिया, पैथोजेनिसिटी को तो हटा दे, तो ये क्लोनिंग वैक्टर की तरह हम यूज़ करते हैं इन प्लांट्स। और ऐसे ही एनिमल्स में मैं बात करूं तो वो है आपका रेट्रोवायरस, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लोनिंग वैक्टर इन एनिमल्स। ये बहुत फेमस वैरायटी है ये भी क्वेश्चन की एक, ये पूरा इसका जो सार है ना, वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग द जीन इन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि प्लांट्स के अंदर एज अ क्लोनिंग वेक्टर तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरस। ये कॉमनली यूज वेक्टर है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एंड रेट्रोवायरस के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सार था इस पूरे पैराग्राफ का, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये जो टॉपिक दे रखा है, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन वगैरह, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पहले वाला पूरा जो है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पहले वाली जो चीज़ अगर हम बात करें, इसमें कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में दे रखा है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये नया जो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आपका आइसोलेशन वाला, कटिंग डीएनए स्पेसिफिक साइट, भाई ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जितनी बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जितना इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, ये पीसीआर टेक्निक ही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे मिलता है ये पूरा, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अगेन छोटू सा टॉपिक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, पर ये डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। तो मतलब इस पूरे चैप्टर में बात करूँ ना, ऊपर चैप्टर के ऊपर, ये पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, इसके ऊपर ही ये चीज़ लिख लेना। एक तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, मतलब अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो बता रही हूँ, बाकी तो आप नीट का प्यार लगा ही लोगे, ठीक है। एक ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, जो स्टेप्स हैं आगे पढ़ेंगे हम। एक बहुत आसान चीज़ें हैं क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, एक पैराग्राफ है वो सिंपल सा, बड़ा आसान है समझना, ये बहुत आता है। और कुछ टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन, ये कुछ बेसिक, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, वो वाला पॉइंट कि भाई ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये इसका काम है। और एक वो डीएनए लाइगेज, ये मॉलिक्यूलर ग्लू इसे हम कहते हैं, इट जॉइनिंग के काम में आता है, जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप नीट का क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, अगर आप हर साल का उठा के देख लो, किसी भी साल का, ये मतलब ऐसी चीज़ है, ये मैंने क्यों इसके ऊपर लिखी है, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना आप, इनमें से कहीं से क्वेश्चन ना आया उसकी संभावना 1% से कम रहती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूँ, पीसीआर की बात करूँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करूँ, या ये जो दो शब्द है ना, अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड द डीएनए लाइगेज, इन पर क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब 80% तो प्रोबेबिलिटी कि इन जगहों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसीलिए आप लोग भी अपने हेडिंग में ऊपर ही इसको नोट आउट कर लोगे, इससे फ़ायदा होगा कि हाँ भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये तुम्हें तय हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ,
ये अपन पूरा कर लिया। मैं एक बार रिकैप दे दूंगी जो थोड़ा सा रहा है ये पूरा। हाँ, ये इको R1 का जो ये था ना, नामकरण संस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है नॉमेनक्लेचर से। इतना इजी है, देखो ये भी छोड़ने लायक चीज़ ही नहीं, इतना इजी है। जीनस नेम, 2 शब्द स्पीशीज के, ये स्ट्रेन नेम, और ये सीक्वेंस और रोमन नंबर में जो लिखा रहता है ना, ये सीक्वेंस को दर्शाता है जिसमें इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ये नामकरण संस्कार से भी क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा आसान है। फिर ये याद रख लेना, ये वाला पॉइंट कि भाई इको R1 जो है ये DNA को, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे GAATT से जहाँ पर भी ये सीक्वेंस दिखेगा, ये G और A के बीच में से काटता है इको R1। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है ना। ये पूरा हमने कर लिया। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पहले ही लिखा दिया, वैसे मैं तुम्हें ऊपर ही लिखा दिया ना, बेहद इंपॉर्टेंट। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव। जेल कौन सा? एगरोस जेल विच इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द वीड। एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करोगे, अंडर यूवी रेज देखोगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर प्रोडक्शन में ब्लू कलर की कॉलोनीज होंगी तो क्या, अगर कोई कलर नहीं प्रोड्यूस हुआ तो क्या, कैसे आप पता करते हो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ, इसमें इस पूरा का सार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में TI एग्रोबैक्टर, TI प्लाज्मिड, और एनिमल में रेट्रोवायरस क्लोनिंग वैक्टर। प्लांट और एनिमल्स में जो हम वैक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से यूज़ करते हैं, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ना, और PBR 322 वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, वो पूरा आता है। अब मैं ये पढ़ा रही हूँ, कॉम्पिटेंट होस्ट दैट इज द फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम। ठीक बच्चों, ये बायोलिस्टिक्स और जीन गन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम माइक्रो इंजेक्शंस क्या हैं इसके बारे में आएगा, ये डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये जो पूरा बचा है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देंगे। एक क्लास और लगेगी इसकी, देन वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम ख़त्म कर देंगे। आओ, अब देखो बेटा, इसमें दे रखा है कि DNA जो है ये आपका एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक अप द DNA। इसको हम कैसे करते हैं? दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन, जैसे कि कैल्शियम वगैरह से, जिसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जिसके थ्रू DNA जो है एंटर कर सके द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स के थ्रू DNA इसके सेल वॉल में एंटर कर जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट DNA है। फिर इसको हम फोर्स करते हैं इन सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस, फॉलोड इसमें 42 डिग्री का हीट शॉक देते हो आप। फिर उसको आप बाद में आइस पर रखते हो, इससे बैक्टीरिया जो है रिकॉम्बिनेंट DNA को ले लेता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ये आता है। पहले रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे? हीट शॉक दिया, 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देते हो, और फिर इसको put on ice. This enable the bacteria to take up the, this enable the bacteria, ये एक तरीका है to take up the recombinant DNA। पर यही एक तरीका नहीं है, और भी कई तरीके हैं। दिस इज नॉट द ओनली वे, एज आई टोल्ड यू ना, यही एक तरीका नहीं है, इसके और भी तरीके हैं।
दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। इन अ मेथड, अब एक और मेथड का नाम बता रहा है, एक और मेथड का नाम बताया उसने, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। जाओ, एक टेक्निक है आपकी माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, ये भी एक तरीका है। देखो ये वाला जो अपन ने पढ़ा ना, पहले हीट शॉक दिया फिर आइस पे रखा, ये एक तरीका नहीं है बैक्टीरिया को टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। इन अ मेथड जिसको आप कह रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, उसमें क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको आप इंजेक्ट करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं। अनदर मेथड विच इज सुटेबल फॉर प्लांट्स, माइक्रो इंजेक्शन एक टेक्निक हो गई, दूसरा है बायोलिस्टिक और जीन गन। इसमें क्या करते हो, जो प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, आप हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, इससे बॉम्बार्डमेंट करोगे, मतलब गन से जैसे गोलियां मारते हैं ना वैसे। इस मेथड को आप कहते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन। और जो आखिरी मेथड है इसमें, इट इज डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर। आप इसको, पैथोजन को तो डिसार्म कर दिया ना, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देगा। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो ये टेक्निक दे रखी है पहली वाली, हीट शॉक वाला, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू दे रखा है, तीसरा इसमें बायोलिस्टिक्स, और जीन गन के बारे में बताया है, और डिसार्म्ड पैथोजन के बारे में। ये कुछ और तरीके हैं, ठीक है, इसको भी हाईलाइट। ये पूरा हो गया। मैं एक सेकेंड स्क्रीन से साइड में हट जाती हूँ जिससे कि आप लोग ये चीज़ देख सके। देख लेना बेटा आप ध्यान से। इसके बाद बस प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू होगा, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ेंगे कैसे होता है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन कैसे होता है, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये तो बता ही दिया। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी 5 स्टार मार्क कर लिया हमने। तो कल की क्लास में आएगा। खैर ये आप स्क्रीन पर देखोगे ना अगर बेटा, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। खैर हर ऐसा नहीं, आइसोलेशन से भी क्वेश्चन आया है, कटिंग ऑफ डीएनए से भी क्वेश्चन आया है, बट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी आस्किंग क्वेश्चन में से है एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द पीसीआर टेक्निक से कई बार क्वेश्चन आए हैं। फिर इसमें ये छोटू सा इनसे भी आया है सबसे, ऑब्टेनिंग द बायोरिएक्टर से क्वेश्चन आ रखा है बेटा। कल की क्लास भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बायोरिएक्टर से क्वेश्चन आ रखा है ना, छोटू सा ये भी। और साल मुझे याद नहीं आ रहा, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये भी देखो एक पैराग्राफ का, ये छोटू सा है, 5-6 लाइनें सारी दी रखी हैं, आप देख लो। रिसेंटली मैं साल नहीं बोलूंगी, गलत निकल गया तो फिर तुम प्राण पी जाओगे। अभी रिसेंट ईयर्स में भी पूछा गया है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कल की क्लास में 6 लाइन का, 6 से 7 लाइन का है बस, बट बेहद इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्वेश्चन आया है। तो देख सकते हो कल की क्लास का इंपॉर्टेंस। ये बायोरिएक्टर, ठीक है, स्टीयरिंग टाइप और ये सब, ये बायोरिएक्टर से क्वेश्चन आ रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर नीट में क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, नीट का प्यार लगा लेना, ठीक है। ये ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऐसा नहीं यहाँ से हर टॉपिक से क्वेश्चन है, बट मैं रिपीटेड आस्किंग में से पूछी हूँ। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आप नीट का प्यार लगाओगे ना, और आई थिंक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसी का नंबर आता है पीसीआर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिर यहीं से आए हैं, पीसीआर से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन तय है आपका। तो ये कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास का भी सार मैं बता दूंगी अभी दोबारा से। लास्ट टॉपिक आज के सेशन का मैं साइड में हट के बता रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुकी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिसको थोड़ा दिक्कत आ रही है स्क्रीन पर भी देखने में,
तो कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी ओपन कर रखी है मैंने, आप अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देख लेना। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी बात हमने यहाँ पर की। तो वो बता रहा है कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, तो उसने बता रहा है कि कई तरीके हैं इसके, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। तो वी हैव टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। तो इसको सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ना बैक्टीरिया को, टू टेक अप द डीएनए। तो इसमें हम बता रहे हैं कि डाइवेलेंट कैटायन से आप उसको ट्रीट करते हैं कैल्शियम से, जिससे कि डीएनए इसमें एंटर कर सके सेल वॉल से। तो इसमें देखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको पहले हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस का, फिर इसको पुट बैक करो आइस पर। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं। कौन सा? दूसरा टेक्निक यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में आप क्या करते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल में, कीवर्ड ये दे रखा सामने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल में आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट तरीका अपन ने पढ़ा है बायोलिस्टिक और जीन गन। इससे क्या करते हैं आप, ये प्लांट्स के लिए मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, इसमें आप सेल को बम्बार्ड करेंगे हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। ठीक है, इससे सेल में बम्बार्डमेंट करते हैं, प्लांट्स में बहुत सूटेबल मेथड है ये। इसे बायोलिस्टिक और जीन गन, गन से जैसे गोलियां बरसती है ना वैसे ही, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। और लास्ट मेथड जो है इसमें डिसआर्म्ड पैथोजन, पैथोजन को डिसआर्म कर दिया, फिर आप उसमें से देखो विच व्हेन अलाउड इनफेक्ट द सेल, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देगा होस्ट के अंदर। तो ये सारे तरीके हैं बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का पूरा सेक्शन। एक सेशन और लगेगा, उसमें मैं पूरा आपको ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा दूंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन हर जगह से आया, मैं रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से बता रही हूँ। कल की क्लास का इंपॉर्टेंस पीसीआर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया है, सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, वहाँ से। तो दूसरी बार यही है पीसीआर, तो इंपॉर्टेंट समझ लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, ये सब जगह से क्वेश्चन आया है, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ये बायोरिएक्टर से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये 4-5 लाइनें यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीटेड आस्किंग क्वेश्चन में, नीट का प्यार भी है, तो 3 से 4 क्वेश्चन नीट का प्यार है जो कल की क्लास में कवर होगा। तो कल की क्लास का इंपॉर्टेंस में, कल की क्लास में चैप्टर भी हम ख़त्म कर लेंगे, है ना। आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट सार में लिखवा रही, ऊपर ही लिखवा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया उनमें से क्वेश्चन नहीं आता। फिर प्लीज़ मेरे वर्ड्स को दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ ये चीज़। अधिकतर क्वेश्चन जहाँ से आते हैं मैं वो बोल रही, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये ऐसे टॉपिक पढ़ना सब कुछ है, ये ऐसे टॉपिक मेक इट श्योर यहाँ से कोई भी किसी प्रकार की हम गलती ना करें, बस इतना ही है इसका मतलब। तो इसमें हम बात करें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नंबर 1 पे आता है, पीसीआर नंबर 2 पे आता है, जो आज नहीं पढ़ा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो आज नहीं पढ़ा, ये तो कल का होगा। ये बड़े सिंपल से शब्द हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट द डीएनए वाला, लाइगेज एंजाइम, मॉलिक्यूलर ग्लू कौन सा है, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं आते। सो प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, ठीक है। इसमें लाइगेज वाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला तो मैंने बता ही दिया। ये नॉमेनक्लेचर, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है और क्वेश्चन आता है। नामकरण संस्कार कैसे करते हो, इको R1, पहला जीनस नेम है, नेक्स्ट 2 वर्ड्स, स्पीशीज नेम R, स्ट्रेन नेम, और ये जो रोमन लेटर में है, इट इज़ द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। में नामकरण संस्कार से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। ये इको R1 डीएनए को कहाँ से कट करता है, ये सीक्वेंस याद रखना, GAATTC, जहाँ पर भी देख लेगा इको R1 G और A को बीच में से काट देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आसान है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लाइगेज वाइगेज का तो काम बता ही दिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो खैर चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको बोल दिया कि ये यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट से, ठीक है।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन से क्वेश्चन आया है। जेल कौन सा एगरोस जेल का इस्तेमाल करते हैं, स्टेन एथिडियम ब्रोमाइड से यूवी रेज में देखते हो, ब्राइट ऑरेंज कलर के स्ट्रेन दिखाई देते हैं, ठीक है। जितना छोटा साइज होगा उतनी दूर मूव करेगा, जितना बड़ा होगा उतने पास होगा वेल के। एगरोस जेल के बारे में, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, इसमें पूरा पढ़ा दिया विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्लोनिंग फैक्टर में ये सार ये नहीं, हाँ, फिर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी PBR 322 पूरा ये याद रखना। वो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वैम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में ग्रो कराने से कैसे पता लगता है। और एक और जो उसका कम्बरसम प्रोसीजर है वो कलर प्रोडक्शन वाला, कि ब्लू कलर की कॉलोनीज हुई तो क्या मतलब है, इंसर्शनल एक्टिवेशन है कि नहीं है, और नहीं कलर प्रोड्यूस करते तो मतलब इंसल्ट उसमें नहीं है। ये क्वेश्चन एक आता है, ये भी एक अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर ये वाला वैक्टर फॉर क्लोनिंग TI प्लाज्मिड वाला, और ये रेट्रोवायरस क्लोनिंग वैक्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्वेश्चन आता है, सार लिखा दिया यहाँ पर इसका। और ये कॉम्पिटेंट नॉन कॉम्पिटेंट ये टेक्निक, माइक्रो इंजेक्शंस क्या है, बायोलिस्टिक गन डिसआर्म पैथोजन, आसान है, खैर ये भी एक बार देख लेना, पर ये तो पढ़ना है, ये वाला। और वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का आइडेंटिफिकेशन, ये सब अधिकतर जो मैंने वर्बली डिकोड किए ना आपको, मतलब पढ़ाया तो पूरा ही है, जो वर्बली जो क्वेश्चंस बोले हैं ना, ये क्यों मैं आपको लास्ट में मैंने ये सब चीज़ें बोली। 80% क्वेश्चन पेपर आज का जो लेक्चर लिया है मैंने, आज का जो वीडियो कल पढ़ाऊंगी उसके बारे में कल बता दूंगी। आज का जितना मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने अभी लास्ट में जो आपको ये टॉपिक्स बताया ना, यहाँ से 80% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यहीं से आने की। पढ़ना सब कुछ होता है, बट 80% प्रोबेबिलिटी में पता है कि यार ये जगह है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ऑन टिप्स करेंगे, बस यही मतलब है, ठीक है। तो कल फिर से मुलाकात होगी, एक सेशन और लगेगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का, जिसमें हम ये पूरा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करके कल ही हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये 2 टॉपिक्स बच गए हैं हमारे, ये हम अपनी कल की क्लास में ओवर कर देंगे। So yeah, that's it. It is all about this. It is all about my today's session. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक यू।